तमाम सारे लोग नए जुड़ गए, उन सबका स्वागत कर। प्रभात जी आपका भी स्वागत है, अमित जी आपका भी, और नवल ऑटो वाले भैया। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा सबसे नीचे वाले जो तबके में जो सबके साथ सड़कों पे बातचीत, क्योंकि आप तो ऑटो चलाते हैं, सड़कों पे बाकायदा घूमते हैं, तो पहली प्रतिक्रिया जनता की तरफ से क्या थी? जनता की बताइएगा मुझे, अपनी नहीं। पहली प्रतिक्रिया जनता की तरफ से ये थी सर कि जनता के पास धरातल पर उनको सरकार की उपलब्धि दिख रही है, इसलिए जनता उन पर विश्वास करती है। जो मोदी जी ने कहा है वो करके दिखाया है। जैसे कि प्रधानमंत्री बनने से पहले मोदी जी ने ये नहीं कहा था कि हर महिलाओं को घर घर गांव-गांव शौचालय बनाएंगे, वो मोदी जी ने पहुंचाया है, उन्होंने वादा नहीं किया। मैं प्रभात जी से जानना चाहता हूँ, प्रभात जी व्हाट्स योर आकलन, आपका आकलन क्या है? सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे साथी हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं 3 राज्यों में जीत को लेकर के। एक राज्य में मैं भी देख रहा हूं कि कांग्रेस भी जीत रही है, तेलंगाना में। तो मैं आपके स्टूडियो में ही बैठा था अभी, और वही मैंने 2 पंक्ति लिखी कि न हार से हताश हूं न जीत का गुमान है, न हार से हताश हूं न जीत का गुमान है, आदेश है आवाम का, आवाम ही भगवान है। जी, मैं एक बार फिर से स्मृति ईरानी जी के पास जाना चाहूंगा, क्योंकि उनकी कनेक्टिविटी मेरी टूट गई थी, लेकिन मैं फिर जी मैं कोशिश करूंगा एक बार फिर से बातचीत हो, लेकिन बातचीत का सिलसिला फिर से प्रभात जी कुछ माफी के साथ। जी नहीं, मैं वही कह रहा था कि ये आवाम जो है यही भगवान है। हम तो सेवक हैं, जनता जो आदेश करती है हम उस आदेश का पालन करते हैं। हाँ, कुछ कमियां रही होंगी, हमने काम तो किया। आप पे विश्वास क्यों नहीं कर पा रही जनता? हमारी सरकारों ने काम किया, अरे विश्वास तो किया ना, जब जो सीटें आई है विश्वास का ही तो परिणाम है, वो कहीं और से तो मंगल ग्रह से तो आई नहीं है। मैं ये राजस्थान में क्यों नहीं है? देखिए, एक सबसे बड़ा आकलन ये है कि अगर बीजेपी एक जगह होती है तो वो दोबारा भी लौट के आ जाती है, तिबारा भी लौट के आ जाती है। आप जहां होते हैं वहां दोबारा क्यों नहीं लौट पाते? मैं एक बड़ी बात बता रहा हूं, आप ही के स्टूडियो में जफर इस्लाम साहब को सुन रहा था, कह रहे हैं अपनी बात बताइए। नहीं, तेलंगाना में कह रहे हैं वहां भी हम बनाएंगे सरकार, तो मतलब ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये जो उनका लोटस वाला टेक्निक है ना, वो उसका प्रयोग करना चाहते हैं। जी, ये देना ही नहीं चाहते हैं, आपको श्रेय नहीं देना चाहते हैं। पूरा दे रहे हैं। सरेंडर हुए कि नहीं हुए? मैंने कहा कि सरेंडर हुए कि नहीं हुए। जी, आज आपने लड्डू नहीं खाया? भारत माता की जी। हाँ, मैं कांग्रेस को एक बस 2 लाइनें सुनाना चाहूंगी जो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हमने जीते हैं। तो ये है कि श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में श्री राम। लेकिन एक बात है अनुजा, डिलीवर तो करना पड़ेगा। वो तो बात सच है कि आपके मन में राम है, जनता के मन में खुद चलकर आए हैं श्री राम, डिलीवर हुए हैं मध्य प्रदेश में, तो ही तो आए हैं राम। जी, रागनी हमारे साथ जुड़ी हुई है स्टूडियो में, और मैं उनसे सीधे बात, उन्होंने कहा, जब मैंने सवाल पूछा अनुजा से तो उन्होंने कहा कि श्री राम जो है हमारे सीने में है और खुद चलकर आए हैं राजस्थान में, तो इसमें तो कोई संदेह होना नहीं चाहिए। तो क्या आप भांप नहीं पाए सनातन को लगातार अपशब्द, कहीं वो एक रीजन है बहुत बड़ा कि वो कहीं ना साइलेंट वोटर था और आप उसको ना तो आप पढ़ पाए ना बहुत सारे पंडित पढ़ पाए? जी रागनी, समय दीजिएगा, मैं स्मृति जी की बातों का भी जवाब देना चाहती हूँ। देखिए, ये कहा जाता है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो सिया राम तो हमारे देश के कण कण में व्याप्त थे, लेकिन राजनीति के दलदल में धर्म को, राम को, आस्था को, विश्वास को घसीट कर लाना, उन्हें मैला करना होता है, ऐसा मैं समझती हूँ। राजनीति नहीं, धर्म निजी आस्था का मामला है। और अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ती हूँ। देखिए, आपने 2-3 सवाल यहाँ पर रखे। सबसे पहला सवाल ये जो था, मोदी है तो मुमकिन है, तो मैं उसमें ये जरूर कहना चाहती हूँ कि जब हार होती है, चाहे वो हिमाचल में हो, तेलंगाना में हो, कर्नाटक में हो या मिजोरम में हो, तब मोदी जी को पीछे करके नड्डा जी को आगे कर दिया जाता है, तब मोदी है तो मुमकिन है गायब हो जाता है। और जैसे ही जीत होती है तो मोदी जी अपने पसीना मल के चमचमाते हुए चेहरा लेकर सामने खड़े हो जाते हैं। तो ऐसा ना करें, ये कड़वा कड़वा थूथू और मीठा मीठा गपगप जो है, ये विरोधाभास है। अब मैं स्मृति जी की बात पर आगे 2-3 जल्दी से बातें जोड़ना चाहती हूँ। उन्होंने कहा मोदी जी की गारंटी। देखिए, आज जीत हुई है भाजपा की, लग रहा है ऐसा कि तीनों प्रदेशों में होगी, तो 7 खून माफ हो जाए भारतीय जनता पार्टी को और मोदी सरकार को, ऐसा नहीं हो सकता। सवाल तो पूछे जाएंगे, भाई अगर मोदी जी की गारंटी इतनी सही थी तो 100 स्मार्ट सिटी का क्या हुआ, 15 लाख का क्या हुआ, 2 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ, बुलेट ट्रेन का क्या हुआ, रुपया क्या डॉलर के बराबर आ गया,
40 रुपए में डीजल पेट्रोल मिलने लगा, ये सवाल पूछे जाएंगे। उन्होंने कहा विकसित राष्ट्र बनाना है, तो पूछा जाएगा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जिसमें बहुत ट्रोल हुई थी स्मृति ईरानी जी, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद ग्लोबल हंगर इंडेक्स के लिए लोगों को फोन करके पूछा जाता है कि आप भूखे तो नहीं। उसमें 111वें नंबर पर है 125 देशों में। रागनी, एक सवाल तो आपसे भी पूछा जाएगा कि जहां आपकी, अच्छा बोलिए जी, बोलिए बोलिए। कोविड के दौरान शमशानों पर 24 घंटे लाशें जलती सबने देखी, उसके बाद आप कहें कि कोविड की मैनेजमेंट बहुत अच्छी। ये सब मुझे लगता है आज शायद आप इसलिए कहना चाहती क्योंकि आप भी जानती हैं कि ये असल में पचने वाली बातें हैं नहीं, तो जीत के जश्न में जो भी कहना है वो कह जाओ, आज तो सब कुछ हजम कर लिया जाएगा। पर ये मुझे लगता है कि वाजिब सवाल है जो पूछे जाएंगे। और अंतिम सवाल, भारतीय जनता पार्टी आज का भी तो नतीजा आएगा, इससे पहले 10 राज्यों में इनकी सरकार थी, जिसमें से केवल एक राज्य में ओबीसी मुख्यमंत्री थे, शिवराज सिंह चौहान। उनकी सबसे ज्यादा फजीहत, अपमान, अनादर अगर किसी ने किया तो मोदी जी ने किया, जो अपने लिए वोट मांगते हुए ओबीसी हो जाते हैं, और शिवराज सिंह की जब बारी आती है तो उनको पीछे धकेल दिया जाता है। तो आज मुझे लगता है एक बड़ी चुनौती है मोदी जी के लिए कि अगर वो पिछड़े और दलित समुदाय जिसकी स्मृति जी बात कर रही थी, उसको सबसे ज्यादा उत्थान करने में विश्वास रखते हैं, तो क्या फिर से शिवराज सिंह जी को मौका देंगे एक ओबीसी व्यक्ति को, या अपने अलावा किसी और ओबीसी नेता को उभरने नहीं देंगे देश में? जी, मैं जाना चाहूंगा दूसरी जगह, लेकिन मैं बीजेपी की प्रवक्ता रिस्पॉन्ड करना चाहती हूँ। राखी जी नमस्कार, अनुजा कपूर बोल रही हूँ। और आपको तो मैं जानती हूँ बहुत टाइम से, और जिस तरीके के पर आपके जो हार मानने के बाद भी कहते हैं ना रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, वो आपका हाल चल रहा है इस वक्त। राजस्थान में तो आप कमबैक कर ना पाए, मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार वापस आकर खड़ी हो गई, छत्तीसगढ़ की बात अगर आप कहें तो वहीं पर आपके सीएम और डिप्टी सीएम के बीच में आपके तंज चल रहा था। अब सचिन पायलट में और अशोक गहलोत के बीच में तंज चल रहा था। अरे सोनिया गांधी, राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे रैली के अंदर, आप बात कर रही हैं मोदी जी की। अरे कैडर बेस्ड पार्टी है ये, कैडर बेस्ड पार्टी, और इस कैडर बेस्ड पार्टी में पन्ना प्रमुख तक का काम हुआ है, यहाँ पर पंच परमेश्वर तक का काम हुआ है। आप लोग इसी के अंदर ही रह गए, आप रिलीजन को ही बांटने में लगे रह गए, रिजर्वेशन करने में ही लगे रह गए, और आज भारत बन के पनपता है। मैं बिल्कुल बहस पे आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन ओबीसी का फैक्टर जोड़ा रागनी ने, ओबीसी के फैक्टर पे कितना खरे उतरी, आपके तमाम सारे जो आकलन है वो भी करेंगे कि ओबीसी का नारा, आपने कहा कि ओबीसी का गणना कराएंगे, तो वो कहां तक सटीक बैठा, और जो परिणाम आए वो आप इस बात की गवाही देंगे। लेकिन मैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर साहब कुछ बोलने में वहां जाना चाहूंगा, उसके बाद फिर सीधे वापस यहां आता हूं। जी, ये जीत खास है, देश को मोदी जी पर विश्वास है। पूरे राज्यों ने ये दिखा दिया है कि गारंटी केवल एक चलती है, नरेंद्र मोदी जी की, जो दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। और इन चुनावों में भी ये स्पष्ट तौर पर उभरा है कि लोग डबल इंजन की सरकार चाहते हैं, मोदी जी के विकास और गरीब कल्याण में विश्वास रखते हैं। और कुल मिलाकर देखा जाए, कांग्रेस की गारंटियां फेल हो गई। जी, मोदी जी के शासन में विश्वास रखते हैं। कोई नव युवा भी खड़े हैं। जी, मैं प्रभात जी आ रहा हूं, अब सबको चांस देना है। बहुत छोटा सा क्विक आपका। जी जी, अनुराग जी बोल रहे हैं तो शोभा नहीं देता। हिमाचल में मोदी जी की गारंटी नहीं चली या अनुराग जी का करप्शन बोल रहा था, बस इतना जानना था मुझे ये जानना था कि कितनी सीटें इन्वॉल्व थी विधानसभा की, जिसमें 638 की आराम 638 है टोटल। कांग्रेस कहां पे है? 230 इसके आसपास है। तो मैं ये जानना, वॉल्यूम देखिए, मैं एक ये भी बात कह रहा हूं, मैं बिल्कुल निष्पक्ष होकर बात कर रहा हूं। तमाम चुनाव हुए 14 के बाद से, कठिन चुनाव था ये, बेहद कठिन चुनाव था कई मायनों में। अगर ये दाएं बाएं होता तो क्या होता, इसका परिणाम बहुत दूर तक कहा गया, और सेमीफाइनल तक की बात करेंगे। मैं आया अनुजा, वेरी क्विक फ्रॉम योर साइड। देखिए, सबसे पहले तो अनुजा जी को बहुत बहुत बधाई। अब देखिए, 2-3 चीजें मैं बड़ी स्पष्ट रूप से कहूंगा यहाँ पे कि देखिए, इन चुनाव में बिल्कुल एक कांटे की मुकाबला रही। राजस्थान में कांग्रेस के प्रदर्शन से कोई नाखुश नहीं हूं मैं, क्योंकि वहां पे जिस तरह की परिस्थितियां होती हैं और कांग्रेस जिस तरह से अगर हारती जबरदस्त हार जाती है, वो हार वाली स्थिति नहीं है। तेलंगाना का भी एक तरह से कांग्रेस की दृष्टि से देखा जाए तो वो सही चुनाव परिणाम है। लेकिन
छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और विशेषकर छत्तीसगढ़ की स्थितियां, जो तमाम जो आकलन पहले आ रहे थे और जो अभी स्थितियां हैं, इसका मतलब है कि जो कांग्रेस को मैसेजिंग करना है, जिस रूप में तमाम मुद्दों को उठाती है, क्या जनता के बीच में वो मामले। ये लोग कहा कि छत्तीसगढ़ में आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, पहले मालूम है कि नहीं हम जीत रहे हैं। 80-20 का डिफरेंस, 75-25, 60-40 हुआ। तो एक समय ऐसा आया कि 55-45 लोग कहने लगे, तो वो कहा कि किसी ने कि बीजेपी 45 पे नहीं रुकेगी, अब फिर अगर 45 तक आप ले आए हैं तो ये सरकार बनाने तक पहुंच जाएंगी। मैं वही कह रहा हूं कि देखिए कहीं कहीं छत्तीसगढ़ के मामले में मैं आपके उस तरफ से सहमत हूं कि यहाँ पे एक ओवर कॉन्फिडेंस की स्थिति आई, क्योंकि छत्तीसगढ़ देखिए आप भी गए, मैं भी बीच में गया हुआ था वहां पे, तो वहां की जो जमीनी स्थिति थी वो इस रूप में नहीं थी। इसका मतलब है कि आखिरी समय में भारतीय जनता पार्टी ने काफी ताकत लगाई और उस जगह पे कांग्रेस से कहीं न कहीं चूक हुई है। और मैं जानना चाहता हूं वो ताकत क्या थी। वो ताकत ये थी कि पहले लग रहा था कि बीजेपी पिछड़ती जा रही है, फिर एक बार राहुल गांधी जी सामने आते हैं, नरेंद्र मोदी को पनौती कहते हैं, आज परिणाम आ गया है। मैं क्यों नहीं कहूंगा कि कौन वो पनौती, शब्द ना लाइए, अच्छा नहीं लगता बार बार कहना। राजनीति में वो टर्निंग पॉइंट हुआ है सर, क्योंकि ये चुनाव पूरी तरह से भाजपा नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ रही थी। पहले राउंड से देखिए कांग्रेस की प्रवक्ता रागनी हमारे साथ जुड़ी है, उन्होंने कहा हरियाणा वहां पे क्या हो जाता, आपका हिमाचल में क्यों हो जाता? फिर मैं उनको सुन रहा था। पहला इनका मुद्दा था ओपीएस का, पहली राउंड जिसमें टेंडर वोट होता है और जो सरकारी कर्मचारी करते हैं उनको भी, सरकारी कर्मचारियों को भी पता है कि कांग्रेस हमें ओपीएस नहीं ला करके देगी, इसलिए पहले राउंड से कांग्रेस पिछड़ती गई, भाजपा को मिला। राजस्थान में तो दे रही है, कहाँ पेमेंट हुआ है? पेमेंट नहीं हुआ है, दे रही है। अब सुनिए, आज राजनीतिक लड़ाई का विषय नहीं है, जनादेश पर विचार कीजिए। दूसरी बात आपने कहा ओबीसी और जातीय जनगणना, लेकिन वहां सनातन को गाली देने वालों के साथ खड़े हुई कांग्रेस, जिसका परिणाम ये हुआ। और ये 2024 को लेकर के स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी इकलौता चेहरा है, उनके पास इतनी ताकत है कि 10 वर्षों के शासनकाल के बाद भी उनके नाम पर 3-3 सरकारें वापस आ सकती है, और सरकारें आ ही नहीं सकती है, सरकारों का संरक्षण भी कर सकते हैं। 20 वर्षों का भाजपा का अगर सरकार वापस मध्य प्रदेश में आती है, 18 में तो तिरंगा फिल्म का एक डायलॉग था कि अंधे के हाथ अगर बटेर लग जाए तो उसको शिकारी नहीं करते। जी मैं प्रभात जी आता हूं जी, एक कमेंट आपका, फिर मैं रागनी के पास जाना चाहूंगा जी। देखिए कांग्रेस जो बीजेपी को डेंट की थी कर्नाटक में, हिमाचल में, और बीजेपी के जो भी कार्यकर्ता वो हो गए थे, मायूस हो गए थे, उन्होंने ये दिखा दिया कि अगर आप सनातन धर्म को गाली दोगे तो किस तरीके से आपको हराया जाएगा। क्योंकि मैं आया रागनी, योर कमेंट कि सनातन को गाली देंगे, सनातन के साथ करेंगे, अगर आप डिनाई भी करेंगे, दूर भी हटेंगे, लेकिन आप उसके गठबंधन का हिस्सा होंगे तो कहीं ना कहीं रिएक्शन होगा, अंडर करंट वो दिखाई पड़ेगा। जी रागनी, कांग्रेस पार्टी के किसी नेता, किसी प्रवक्ता ने, चाहे वो जिले का हो या केंद्रीय हो या क्षेत्रीय हो, सनातन धर्म के विरुद्ध कोई शब्द कहा नहीं, कोई अवमानना की नहीं, पहली बात। और जहां तक सनातन की मेरी समझ है, मैं रामचरितमानस से कुछ आपको सुनाना चाहूंगी। रामचरितमानस में लिखा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, यानी दूसरे की सेवा करने, दूसरे का हित करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई, और दूसरे को दुख तकलीफ पहुंचाने से बड़ा कोई अधर्म नहीं है। राजस्थान में चिरंजीवी योजना, जिसमें कि 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा हमने दिया, पूरे देश में और कहीं नहीं। मध्य प्रदेश में हमने जिस तरह से तेंदुपत्ता, किसानों के लिए एमएसपी, नौजवानों के लिए रोजगार, महिलाएं, जहां सबसे ज्यादा अपराध नंबर 1 है मध्य प्रदेश महिलाओं के खिलाफ अपराध में, उसको जड़ से उखाड़ने की बात कही, वो जनता का मुद्दा था। हमने कर्नाटक में महिलाओं को, 1 करोड़ महिलाओं को मुफ्त की बस सेवा करके उनका सशक्तिकरण करने की कोशिश की, ये जमीन से जुड़ा मुद्दा था। तो जनता के मुद्दे लगातार उठाना, मैं समझती हूँ यही राजनीति का सबसे बड़ा धर्म है, और कांग्रेस पार्टी वो करती रही है। और मैं फिर कहूंगी कि धर्म को, विश्वास को, आस्था को, प्रभु श्री राम के नाम को बार बार राजनीति में अपनी असफलताओं की ढाल बनाने का काम भाजपा और संघ करते हैं। कभी कभी उनकी काट की हांडी चढ़ जाती है, कभी कभी उतर भी जाती है, पर ये लगातार एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे। और एक मेरे लिए एक शब्द कहा गया, मुझे 10 सेकंड दीजिए, मेरे लिए कहा गया कि रस्सी जल गई, 1 सेकंड, रस्सी जल गई और बल नहीं गया, ये मेरे लिए कहा गया। तो मैं अनुजा जी से कहना चाहती हूँ कि पहले तो उन्होंने बहुत अच्छा भजन सुनाया, उसके लिए उन्हें साधुवाद। और ये रस्सी के जल और बल की बात नहीं है, ये बात है
कि एक विचारधारा के प्रति प्रशस्त होकर, खड़े होकर संघर्षरत रहना। तो प्रतीक जी, आपने भी कहा कि कब तक परेशान की आप बात करते रहेंगे कि परेशान ना हो, तो मैं मानती हूं कि नाउम्मीद नहीं दिल, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है, और हर शाम हर रात के बाद सुबह होती है। और जिस उदारवादी, समावेशी, विकासशील और सर्वधर्म संभाव की विचारधारा की हम बात करते हैं, वो अपने ही पैरों पर बहुत जल्द खड़ी होकर उसका उदय होगा, ऐसा मैं मन, वचन और कर्म से मानती हूँ।